यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज लेकर आया हूँ आपके लिए जीके और इतिहास दोनों का एक छोटा सा पार्ट। और इसके पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास का कुछ पोर्शन बचा हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पहले प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ जीके के यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको मौखिक तौर पर बताऊंगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में पेन और पेपर के साथ बैठना है और उसे नोट करना है। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। इन पॉइंट्स को आप ऐसे ही पढ़ते चलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट है भारत का प्राचीन धर्म क्या है। भारत का प्राचीनतम धर्म वेद है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। राइट। सेकंड पॉइंट है वेदों के संकलनकर्ता। ठीक है, देखिए वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अगर नवीनतम वेद की बात की जाए तो नवीनतम वेद अथर्ववेद है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो करता है उसे क्या कहते हैं? मंत्र दृष्टा। ठीक है, वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता है उसे मंत्र दृष्टा कहा जाता है। अब चूंकि वैदिक मंत्र में वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेद देख लीजिए एक नजर यहाँ भी। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस आधार पर मंत्र दृष्टा को 4 भागों में बांटा गया है। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो होत्री कहलाते हैं। जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो उद्गात्र कहलाते हैं। जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो अध्वर्य कहलाते हैं, अध्वर्य। ठीक है, और जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें अथर्वा कहा जाता है। ठीक है, तो अथर्वा। तो इस तरह से मंत्र दृष्टा को भी 4 भागों में बांट दिया गया वेद के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, पूछा जाता है गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो सूर्य देवता, सूर्य भगवान है ना, सूर्य देवता को समर्पित है। चतुस्वर्णी समाज का वर्णन, चतुस्वर्णी समाज का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। और सोम देवता का वर्णन, सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में। इस तरह से 10वें मंडल और 9वें मंडल दोनों को याद रखिएगा। 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन किया गया है और 10वें मंडल में आपके चतुस्वर्णी समाज है उसके बारे में। अब देखिए आगे क्या है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय जो संगीत है उसका जनक सामवेद को माना जाता है। ठीक है, यजुर्वेद किस लिए प्रसिद्ध है? यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। पूछा जाता है कि किस वेद में यज्ञ का वर्णन है या फिर किस वेद में यज्ञ का वर्णन मिलता है, हवन और यज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है आपके यजुर्वेद में। नेक्स्ट है औषधि, टोना, तंत्र मंत्र का वर्णन, जादू टोना जो भी है, औषधि हो गई, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कर्म कांड, इन सब का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। ठीक है, ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है और ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्व पशु गाय है। ठीक, इसके बाद देखिए मूल रामायण, जो रामायण पहली बार लिखी गई थी उस मूल रामायण में 5 कांड थे केवल, प्रथम कांड और 7वें कांड को जोड़ा गया है। इस प्रकार से वर्तमान रामायण में 7 कांड हैं, लेकिन जो मूल रामायण था उस रामायण में सिर्फ 5 कांड थे। अब पहले प्रथम कांड और 7वें कांड को जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान रामायण में 7 कांड है, लेकिन मूल रामायण में हमेशा 5 कांड है। ठीक है,
महाभारत की बात आती है तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, आदि काव्य। इस प्रकार से हमने इतिहास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी जो कि प्राचीन इतिहास और वेद से संबंधित थी। इसके अगले लेक्चर में हम उसके आगे पढ़ेंगे। अब कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जिससे आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, उसे हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, बट हमने नोट्स बनाया है और हम खुद भी उससे पढ़ते हैं तो बेटर है कि आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दें। फर्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की जो उत्पादन इकाई है वो कहाँ पर है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई ऋषिकेश में है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, भारत में सुनहरी मूंगा, ठीक है, मूंगा होता है एक चीज़, तो भारत में सुनहरी मूंगा उत्पादन के लिए अग्रणी जो राज्य है सबसे प्रथम स्थान पर वो है असम। असम में सुनहरी मूंगा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना सिंदरी में, ठीक है, सिंदरी में स्थापित किया गया। सिंदरी देख लीजिए। सिंदरी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह है समुद्र में, हमको जानते हैं दक्षिण भारत में, तो तटीय क्षेत्रों में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हम लोग पढ़ते समय अंडमान निकोबार एक ही में पढ़ते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार अलग अलग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले को 10 डिग्री चैनल का नाम दिया गया है। 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल। अभी चैनल के बारे में आपको बताएंगे, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, तीनों चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैनल किस किस जगहों के बीच में है ये मायने रखता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद सीमा रेखाओं की बात आती है, किस किस देश के बीच में कौन कौन सी सीमा पाई जाती है? तो भारत और चीन के बीच आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं मैकमोहन रेखा है। ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच भी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। इस तरह से 4 रेखाएं हो गई आपकी जो इम्पोर्टेंट है। भारत चीन के बीच मैकमोहन, भारत तिब्बत के बीच मैकमोहन, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से। और इसके बाद आगे चलिए, आगे नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक राज्य के नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसे ओरली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसे याद करते चलिए। ठीक है, तो हो गया, सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कहाँ हो गए? कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। और सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। इसके बाद देखिए, नेपा नगर का नाम पूछा जाता है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेपर मिल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। दुनिया भर में घर बनते हैं, भवन का निर्माण होता है, तो उसकी आकृति, डिजाइन, मजबूती
स्ट्रक्चर जो कुछ भी है उसकी खूबसूरती वो लोगों के ध्यान का, लोगों के आकर्षण का केंद्र होना चाहिए जो कि हम निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ें निर्माणाधीन है या निर्माण हो रही हैं वो सीमेंट की सहायता से हो रही हैं। तो सीमेंट क्या हो गया, केंद्र हो गया लोगों का। केंद्र कहाँ होता है, आकर्षण का केंद्र मध्य बिंदु पे यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में, राइट। चलिए इधर का कंप्लीट हो गया है, आगे चलिए। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर बहुत फेमस है। दिलवाड़ा मंदिर पूरी तरह से जैन धर्म को समर्पित है। पहला पॉइंट, यह मंदिर कहाँ स्थित है, यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान में कहाँ पे, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। यह पूरी तरह से जैन धर्म को समर्पित है। इसे चालुक्यों ने बनाया, चालुक्य वंशीय शासकों ने बनवाया था। अभी जब चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी आपको हम बताएंगे आगे चल के कि उसकी क्या क्या खास बातें थी, उस समय कौन कौन से दक्षिण भारत में मंदिर बहुत फेमस है, तो मंदिरों के बारे में बताएंगे, तो सब कुछ आएगा। फिलहाल आगे चलिए। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह उपमा किसे प्राप्त है, केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है बगीचों का शहर। बगीचों का शहर जो सिटी ऑफ गार्डन, ठीक है, कपूरथला एक जगह का नाम है, उसे दिया गया है ये नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जूट और कपास दोनों के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो जूट का जो उत्पादन होता है वो बंगाल के मतलब तराई क्षेत्र में होता है। ठीक है, जूट का उत्पादन। और जूट क्या है, खरीफ की फसल है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कपास। कपास के बारे में आप सब जानते ही हैं, जहाँ कपास काली मिट्टी में ही पैदा होती है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन वहाँ होगा जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन का मतलब अभी निर्माण कार्य उस पर चल रहा है। ठीक है, पूरी तरह तैयार नहीं है, निर्माण अभी चल रहा है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। इस योजना जो थी, इस योजना के बारे में लिख लीजिए। इस योजना से 3 राज्य जो है पूरी तरह से लाभान्वित होंगे, जिसमें पहले गुजरात आता है, जो कि गुजरात में तो बन ही रहा है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान भी हो गया, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है तो राजस्थान को भी पानी चाहिए, राजस्थान हो गया, और महाराष्ट्र को भी पानी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में पॉल्यूशन की वजह से खारे पानी की दिखता है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें ताज़ा पानी मिलने का पूरा अवसर प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह कोड लगाकर ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान में बन रहा है तो राजस्थान, गुजरात में बन रहा है तो गुजरात, राजस्थान को पानी चाहिए तो राजस्थान, महाराष्ट्र को भी खारे पानी है वहाँ पे पानी चाहिए तो महाराष्ट्र। क्लियर। नेक्स्ट है, 1 मिनट, चलिए आगे चलिए। सबसे बड़ी नदी बेसिन की बात आती है तो भारत की में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है, पहला वो गंगा नदी का है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी का है। तो दोनों नदी बेसिन याद रखिएगा। सर्वप्रथम सबसे पहला बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी और दूसरा गोदावरी। इसके बाद रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य। रणथंभौर वन्य जीव या वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ठीक है, यह बब्बर शेर के पालन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ बब्बर शेर की सुरक्षा की जाती है, उसमें वो बब्बर शेर पाए जाते हैं। इसके बाद इस्पात संयंत्र की बात काफ़ी बार पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार आता है वनडे एग्जाम्स में कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बनाया गया था। कोई भी प्लांट जब लगता है तो उसमें सिर्फ एक कंट्री पैसा नहीं लगाती, कई बार दूसरे देश भी सपोर्ट करते हैं।
ऐसा लगाते हैं। इसी तरह से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट, इस्पात का मतलब स्टील, जहाँ स्टील का काम होगा, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया भारत में, ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से, याद रखिएगा किसकी सहायता से, ब्रिटेन। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से बनाया गया। बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से बनाया गया। वर्तमान में रूस भारत का मित्र है, ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा सल्फर का आयात करता है। किस चीज़ का? सल्फर का आयात करता है, इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलिए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो, ठीक है। सांगपो, ठीक है, तिब्बत में। इसके बाद इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जब हम बांग्लादेश में बात करते हैं तो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना, ठीक है। और इसके बाद दूसरी नदी आती है गंगा नदी। तो गंगा नदी को तो भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी याद रखिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा, ठीक है। किसे? गंगा नदी को। ये किसे? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कहाँ पर? तिब्बत में ऊपर। तो ये कहाँ पर था? बांग्लादेश। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा है, ठीक है। रावत भाटा सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद बताते हैं 9 डिग्री चैनल। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको 10 डिग्री चैनल के बारे में बताया था कि अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। अब 9 डिग्री चैनल की बात आती है तो यह लक्षद्वीप में स्थित है। अभी किसके किसके बीच में आएगा अभी बताते हैं आपको। 9 डिग्री चैनल के बारे में जानते रहिएगा। 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में है। मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और 8 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकाय और, ठीक है, मालदीव, मिनिकाय और मालदीव के बीच में है। इसे हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद है ग्रेट बैरियर, इसको छोड़िए भी। नेक्स्ट है अगला, देखिए भारत का कौन सा राज्य मक्का उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो फिलहाल भारत का जो आंध्र प्रदेश है वह मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दर्रे के बारे में। कुछ दर्रे होते हैं जो जोड़ते हैं 2 जगहों को। तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच में है, याद रखिएगा। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच में है, दोनों साउथ इंडियन के पार्ट हैं। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह के बीच में है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। बाद में हम डिटेल में जब दर्रे के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें, अभी तो ये शुरुआत है। जीके और हिस्ट्री साथ ही साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो बेटर है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ हो सके। हम बहुत आराम से आपको सिलेबस को कवर करा रहे हैं।
धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। नेक्स्ट चीज़ है कपास उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पे भी बताया था हमने। कपास काली मिट्टी के लिए फेमस है, काली मिट्टी जहाँ होगी वहाँ पे कपास होगा, और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, कपास उत्पादन के लिए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, इसे भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है हट्टी गोल्ड माइंस। हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसे पहले जो है हैदराबाद गोल्ड माइंस के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। 1947 में हैदराबाद गोल्ड माइंस के नाम से स्थापना हुई। अब जाकर के इसका नाम हट्टी गोल्ड माइंस है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप काफ़ी पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट और है जिसे आप लोग जानते रहिए कि सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर है? गुजरात में है। सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात में है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो चुके हैं, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।